हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो हम कंटिन्यू कर रहे थे। अब उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए इसका चैप्टर 2 देखते हैं। चैप्टर 2 जो है वो पार्लियामेंट से डील करता है। आर्टिकल 79 में बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन किया जाएगा पार्लियामेंट का। तो जब पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो कौन कौन पार्लियामेंट के अंतर्गत आएंगे। तो पार्लियामेंट शेल कंसिस्ट ऑफ पहला प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस टू बी नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट एंड हाउस ऑफ पीपल। मतलब प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा, ये मिलके बनाएंगे पार्लियामेंट। अब आते हैं सेक्शन नंबर 80 में। 80 में बताया गया है कि जो काउंसिल ऑफ स्टेट होगा उसका कंपोजिशन कैसे होगा। सेक्शन 80 काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स में बता दिया गया कि इट कंसिस्ट ऑफ 12 मेंबर्स, मतलब 12 मेंबर होंगे जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे। तो ये 12 मेंबर कौन होंगे, तो ये क्लॉज 3 में बता दिया गया है कि ये स्पेशल नॉलेज या फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रखते हैं लिटरेचर, साइंस, आर्ट या फिर सोशल सर्विस में। और दूसरा बता दिया गया है कि नॉट मोर देन 238 रिप्रेजेंटेटिव, मतलब 238 रिप्रेजेंटेटिव होंगे। कहाँ से? स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से। तो ये कौन लोग होंगे, तो इसको बताया गया है क्लॉज 4 में कि जो 238 रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनको चुना जाएगा स्टेट के द्वारा। स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इससे चुनकर भेजेगी राज्यसभा में ये 238 रिप्रेजेंटेटिव्स को। अब आते हैं हम आर्टिकल 81 में। 81 में बताया कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल, मतलब लोकसभा का कंपोजिशन कैसे होगा। तो इसके लिए हम पहले पढ़ते हैं क्लॉज 2 को। क्लॉज 2 में बताया गया है कि जो सीट हैं, जो सीट लोकसभा में हैं, वो जैसे पूरा ये भारत देश है तो पूरा इंडिया को एक छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा गया है। वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज कैसे बटी हैं, तो द लोक देयर शैल बी allotted to each state a number of seats, कुछ नंबर ऑफ सीट्स हर स्टेट को अलॉट की गई है इन द हाउस ऑफ पीपल में। मतलब लोकसभा में कुछ सीट हर स्टेट को दी गई है अपॉन द मैनर ऑफ रेशियो बिटवीन द नंबर एंड द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट्स। मतलब जो नंबर ऑफ सीट्स हैं उसको डिवाइड किया गया पॉपुलेशन ऑफ स्टेट से, और हर एक स्टेट्स को उस हिसाब से, उसके पॉपुलेशन के हिसाब से टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज दी गई। ईच स्टेट shall be divided into territorial constituencies in such manner as the ratio between the population of each constituency and number of seat allocated to it so far as practicable the same throughout the state। मतलब पूरे ऑल ओवर स्टेट में वो जो नंबर है वो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये रेशियो जो है वो सेम है। अब आते हैं हम इसके बाद इसमें कितने मेंबर्स होंगे। तो ये है, ये हाउस ऑफ पीपल जो है वो कंसिस्ट ऑफ करता है 530 मेंबर्स, मतलब 530 मेंबर जो हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन से आएंगे जो कि टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ स्टेट्स की होंगी। और साथ ही साथ 20 मेंबर होंगे कहाँ से? यूनियन टेरिटरीज से, जो कि यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करेंगे। चूजन इन सच मैनर एज पार्लियामेंट बाय लॉ प्रोवाइड, जैसा कि पार्लियामेंट बताएगी बाय लॉ वैसे ही इनको रिप्रेजेंट करते हुए ये 20 मेंबर्स आएंगे। अब आते हैं हम आर्टिकल नंबर 83। आर्टिकल नंबर 83 का सिर्फ और सिर्फ हेडिंग याद रख लीजिए, रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। मतलब जो अभी जो सेंसस चल रहा है वो 1971 का सेंसस चल रहा है। 1971 के हिसाब से हमारा सेंसस को निकालते हुए हमारी सीट्स एलोकेशन हुई है हाउस ऑफ पीपल में। लेकिन इसमें ये भी बता दिया गया कि 2026 तक यही 1971 का कंसेंसस चलते रहेगा। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 83। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें बता दिया गया ड्यूरेशन ऑफ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, दो हाउस में, राज्यसभा में जो ड्यूरेशन है वो है 1/3 ऑफ मेंबर्स शेल रिटायर एज सून एज ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ एवरी सेकेंड ईयर। मतलब हर 2 ईयर में 1/3 मेंबर जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं राज्यसभा में। तो इनका जो टोटल टेन्योर हुआ वो हुआ 6 ईयर एक मेंबर का। अब आते हैं हाउस ऑफ पीपल में। हाउस ऑफ पीपल में बता दिया गया कि जब तक हाउस ऑफ पीपल का सिंपल है कि जब से इलेक्शन हुआ है, जब से वो आए हैं, इलेक्ट हुए हैं, वहाँ से उनका 5 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ अपॉइंटेड फॉर इट्स फर्स्ट मीटिंग,
मतलब जो डेट है अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट मीटिंग से लेकर उनका 5 साल कैलकुलेट किया जाएगा। मतलब हाउस ऑफ पीपल का सिंपल है 5 ईयर के लिए। अब आते हैं हम आर्टिकल नंबर 84 में। आर्टिकल नंबर 84 बोलता है क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? तो इसके लिए बता दी गई सिटीजन ऑफ इंडिया होना ज़रूरी है। दूसरा ये बता दी गई काउंसिल ऑफ स्टेट्स का अगर बात किया जाए तो 30 ईयर्स, मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट्स के लिए मिनिमम 30 ईयर होना ज़रूरी है और हाउस ऑफ पीपल के लिए मिनिमम 25 ईयर होना ज़रूरी है। और अदर क्वालिफिकेशन जैसा कि प्रिस्क्राइब किया जाए बाय लॉ, जैसा कि पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब करे। अब आते हैं हम आर्टिकल नंबर 85 में। आर्टिकल 85 बताता है सेशन ऑफ पार्लियामेंट प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। जो प्रेसिडेंट हैं वो टाइम टू टाइम समन कर सकते हैं ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट को टू मीट एट सच टाइम बट 6 months shall not intervene between its last sitting in first session and the date appointed for first sitting in next session। मतलब दोनों के बीच में 6 महीने का गैप होना चाहिए। तो टोटल इंडिया में 3 सेशंस होते हैं। एक होता है विंटर सेशन, दूसरा होता है समर सेशन और तीसरा होता है बजट सेशन। अब आते हैं इसके क्लॉज 2 में। तो प्रेसिडेंट में टाइम टू टाइम प्रोरोग कर सकते हैं ईच हाउस, आइदर हाउस को भी कर सकते हैं। मतलब प्रोरोग मतलब एंड करना, कोई भी हाउस की जो मीटिंग चल रही है उसको वहाँ पे एंड कर सकते हैं कौन? प्रेसिडेंट। लेकिन डिसॉल्व सिर्फ और सिर्फ हाउस ऑफ पीपल को कर सकते हैं। हाउस ऑफ पीपल को पूरा डिसॉल्व कर सकते हैं कौन? प्रेसिडेंट। आर्टिकल नंबर 86 और 87 की सिर्फ हेडिंग इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 86 बोलता है राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू हाउस। मतलब प्रेसिडेंट जो है वो एड्रेस कर सकते हैं और सेंड कर सकते हैं मैसेजेस हाउसेस को। प्रेसिडेंट में एड्रेस आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और बोथ हाउसेस असेंबल टुगेदर। उसके बाद 87 में बता दिया गया स्पेशल एड्रेस बाय प्रेसिडेंट। स्पेशल एड्रेस मतलब जो फर्स्ट मीटिंग होगी जनरल इलेक्शन के बाद हाउस ऑफ पीपल की, तो उसको जो एड्रेस किया जाएगा वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा, उसी को बोला गया है कि स्पेशल एड्रेस बाय प्रेसिडेंट। अब आते हैं सेक्शन आर्टिकल नंबर 88 में। आर्टिकल 88 जो है वो सेक्शन नंबर आर्टिकल नंबर 76 से रिलेट होता है क्योंकि इसमें अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया के बारे में बात की गई है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो हैं और जो राइट ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल एट रिस्पेक्ट हाउसेस, मतलब एवरी मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो हैं वो हाउस जो आइदर हाउस, कोई से भी हाउस, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, एनी जॉइंट सिटिंग भी हो सकती है, और एनी कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ विच ही मे बी नेम्ड एज अ मेंबर, तो उसकी जो है उसमें राइट टू स्पीक का जो पावर है, मतलब अटॉर्नी जनरल के पास राइट टू स्पीक का पावर तो है लेकिन राइट टू वोट का पावर नहीं है। मतलब वो मीटिंग में बैठ सकते हैं और मीटिंग में बोल सकते हैं लेकिन वो वोट नहीं कर सकते। ये बताया गया आर्टिकल 88 के अंतर्गत। अब हम आते हैं आगे 89 में। तो 89 में बताया गया है कि जैसे जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है वो, उसमें एक होते हैं चेयरमैन और दूसरे होते हैं डिप्टी चेयरमैन। तो जो चेयरमैन होते हैं वो तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट क्योंकि एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है, तो चेयरमैन कौन होंगे? तो वाइस प्रेसिडेंट होंगे। और डिप्टी चेयरमैन कौन होगा? तो डिप्टी चेयरमैन जो वो होगा जिसको चूज़ किया जाए कोई एक मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट से किसी एक मेंबर को वो चुन लेते हैं और उसको वो डिप्टी चेयरमैन बना देते हैं। अब आते हैं हम आर्टिकल 90 में। आर्टिकल 90 में बता दिया गया कि अगर वेकेशन या फिर रेजिग्नेशन हो जाता है या फिर रिमूवल हो जाता है द ऑफिस ऑफ डिप्टी चेयरमैन, तब क्या होगा? अगर कोई मेंबर डिप्टी चेयरमैन हैं तो वो वैकेट कर रहा है इफ़ ही सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ काउंसिल, मतलब जिस दिन उस वो काउंसिल ऑफ स्टेट का मेंबर होना उसका सीज हो गया, मतलब जिस दिन से वो काउंसिल ऑफ स्टेट का मेंबर नहीं रहा उस दिन वो जो पोस्ट है वो वैकेट हो जाएगी। दूसरी बात ये बता दी गई है जो चेयरमैन जो डिप्टी चेयरमैन है वो रेजिग्नेशन किसको देंगे? तो वो चेयरमैन को देंगे। तो इसके लिए एक सिंपल है, प्रेसिडेंट जो होते हैं वो अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन देते हैं प्रेसिडेंट को। और यहाँ पे डिप्टी चेयरमैन जो है डिप्टी चेयरमैन भी अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट, मतलब जो कि चेयरमैन भी हैं तो उनको देंगे। तो डिप्टी चेयरमैन अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे? चेयरमैन को, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है।
और डिप्टी चेयरमैन को रिमूव किया जा सकता है बाय रिजोल्यूशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द काउंसिल के हिसाब से, लेकिन उसके लिए 14 दिन की एक नोटिस देना ज़रूरी है। और चेयरमैन का रिमूवल ऑलरेडी पहले ही आर्टिकल नंबर 67 में बताया जा चुका है। अब आते हैं हम आर्टिकल नंबर 93 में। 93 में बताया गया है कि एक स्पीकर होगा और एक डिप्टी स्पीकर होगा लोकसभा में। सेक्शन आर्टिकल 93 में बता दिया गया हाउस ऑफ पीपल में कोई भी हाउस ऑफ पीपल का जो 2 मेंबर होंगे उनमें से एक को स्पीकर और दूसरे को डिप्टी स्पीकर अपॉइंट किया जाएगा, मतलब चूज़ करके उसको बैठाया जाएगा। अब उसके बाद उनका वैकेशन और रेजिग्नेशन कैसे होगा, तो उनका जो वैकेशन और रेजिग्नेशन कैसे होगा और रिमूवल कैसे होगा, उसके लिए बताया गया कि जिस दिन वो हाउस ऑफ पीपल के मेंबर होना सीज हो जाएंगे उस दिन वो ऑफिस वैकेट हो जाएगा। दूसरा ये बता दिया गया कि जो स्पीकर है और दूसरे जो डिप्टी स्पीकर है, स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन डिप्टी स्पीकर को देना होगा और डिप्टी स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन स्पीकर को देना होगा। ये रेजिग्नेशन की बात हो गई। अब रिमूवल की बात में, तो रिमूवल के लिए सेम वही प्रोसेस होगा, रिजोल्यूशन पास करना होगा हाउस ऑफ पीपल से बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर ऑफ द हाउस, और ये जो रिजोल्यूशन है वो एटलीस्ट 14 दिन का उसको नोटिस देना होगा रिजोल्यूशन के पहले। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 97 में। आर्टिकल 97 ये बात करता है सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के। इन सब के जो अलाउंसेस होंगे वो जैसा कि सेकेंड शेड्यूल में दिया हुआ है वैसे दिए जाएंगे। अब आर्टिकल 98 में आते हैं। आर्टिकल 98 बोलता है सेक्रेटेरिएट फॉर पार्लियामेंट। ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के पास एक सेपरेट सेक्रेटेरियल स्टाफ होगा और इसका रिक्रूटमेंट जो है पार्लियामेंट बाय लॉ रेगुलेट करेगी। अब आते हैं हम आर्टिकल नंबर 100 में। आर्टिकल 100 ये बोलता है कि वोटिंग के टाइम पे, वोटिंग इन हाउसेस, पावर ऑफ हाउसेस टू एक्ट नॉट विथ स्टैंडिंग वैकेंसीज एंड कोरम। तो यहाँ पे बताया गया है कि जब भी वोटिंग होगी और वोटिंग में अगर मामला फंस जाता है, 50-50 हो जाता है, तब जो स्पीकर होंगे या चेयरमैन होंगे या स्पीकर होंगे तो उन दोनों के पास ही क्या होगा, एक कास्टिंग वोट होगा। वो कास्ट करके एक अपना वोट कास्ट कर सकते हैं उस सिचुएशन पे। और उसके बाद इसके बाद बता दिया गया कि जो पार्लियामेंट बाय लॉ प्रोवाइड्स एक कोरम होगा। कोरम जो होगा कॉन्स्टिट्यूट करेगा एक मीटिंग में ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट शैल बी 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ईच हाउस। मतलब कोरम में 1/10 मेंबर जो होंगे वो कोरम का हिस्सा होंगे। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 101 वैकेशन ऑफ सीट्स। ये जो आर्टिकल्स हैं ये डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर से रिलेटेड है। तो वैकेशन ऑफ सीट, वैकेशन ऑफ सीट कब मानी जाएगी, अगर कोई भी पर्सन मतलब पार्लियामेंट में दोनों हाउस मतलब बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट में एक साथ सीट नहीं रख सकता, उसको एक जगह की सीट छोड़नी होगी। तो जिस जगह की वो सीट छोड़ेगा वो कहलाएगा वैकेशन। अब आते हैं इसी के क्लॉज 2 में, कोई भी पर्सन एक साथ कोई भी पार्लियामेंट का एक मेंबर है और साथ ही साथ स्टेट लेजिस्लेचर का भी मेंबर है तो वो दोनों जगह एक साथ मेंबर नहीं हो सकता, उसको एक जगह की सीट छोड़नी होगी। अब आते हैं रेजिग्नेशन पे। अगर कोई मेंबर है वो अपना रेजिग्नेशन देना चाहता है तो वो किसको देगा, अगर काउंसिल ऑफ स्टेट है तो चेयरमैन को देगा, या फिर अगर हाउस ऑफ पीपल है तो वो स्पीकर को देगा। और अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है वो रेजिग्नेशन तो वो सीट जो है वो वेकेंट रहेगी। और इसका जो क्लॉज 4 है ये बोलता है अगर कोई 60 दिन तक, कोई 60 डेज तक कोई मेंबर एब्सेंट रहता है हाउस में, वो विदाउट परमिशन एब्सेंट होता है 60 दिन के लिए, तो जो उसकी सीट है उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा एज वेकेंट। अब आते हैं हम आर्टिकल 102। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है और आजकल बहुत ट्रेंड में भी है। इसमें दिया हुआ है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप। डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप में बता दिया गया कि कोई भी पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड एंड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। किसी भी मतलब पार्लियामेंट का आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट से उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। कब कब, तो इसमें जो पहला पॉइंट है
वो ये बताता है अगर उसने होल्ड किया हुआ है कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट या फिर अदर देन ऑफिस डिक्लेयर्ड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ नॉट टू डिस्क्वालीफाई इट्स होल्डर। तो यहाँ पे अगर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। दूसरा, वो अनसाउंड माइंड हो जाता है एंड स्टैंड सो डिक्लेयर्ड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट। तीसरा, वो डिस्चार्ज अनसॉल्वेंट हो जाता है, मतलब वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तब। चौथा, वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं रह जाता है तब, या फिर वॉलेंटरली कोई फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है। और सो डिस्क्वालीफाइड बाय अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, या फिर पार्लियामेंट के बनाए गए दूसरे लॉ के अंतर्गत वो डिस्क्वालीफाइड है तब उसको डिस्क्वालीफाइड माना जाएगा। और a person shall be disqualified for being a member of either house of parliament if he is so disqualified under 10th schedule। तो 10th शेड्यूल में बताया गया है डिस्क्वालिफिकेशन और डिफेक्शन का सिद्धांत, जिसमें अगर कोई भी पर्सन अपनी एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाता है तो वो डिस्क्वालीफाई माना जाता है। इसको हम 10th शेड्यूल में डिटेल में पढ़ेंगे। अब आते हैं हम 103 आर्टिकल 103 में बताया गया है डिसीजन ऑन क्वेश्चन ऑफ एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर। तो इसका जो डिसीजन होगा 102 में जो डिसीजन लिया जाएगा क्लॉज 1 के अंतर्गत, वो प्रेसिडेंट का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। उसके बाद बताया गया 104 में, 104 में बताया गया कि अगर कोई मेंबर डिस्क्वालीफाइड है और उसके बाद भी वो वोट करता है तो उसको हर एक दिन का 500 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। ये बताया गया 104 में। अब आते हैं 105 में। 105 में कुछ पावर्स भी दी हुई हैं और कुछ प्रिविलेजेस भी दी हुई हैं। किसको? मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट्स को। इसमें तो पहला जो प्रिविलेज है वो है उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट, मतलब फ्रीडम है उनको बोलने की। दूसरा जो है क्लॉज 2 में बताया गया है कि कोई भी पार्लियामेंट में अगर कोई भी मेंबर कुछ भी ऐसा बोलता है तो उसकी जो वो लायबल नहीं होगा फॉर एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट टू एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन बाय हिम इन पार्लियामेंट। मतलब वो या तो वोट देता है कुछ बोलता है तो उसको कोर्ट में प्रोसीड नहीं किया जा सकता। नो पर्सन शैल बी लायबल फॉर any publication by or under authority of either house of parliament for any report, paper, votes और proceeding के लिए। ये इनको प्रिविलेज दिया गया है मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट्स को।